साल था 1921 का। मार्च की 15 तारीख थी। बर्लिन शहर अपनी रोज की रफ्तार पकड़ रहा था। सुबह का वक्त था और सड़कों पर हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। इन्हीं सड़कों पर टहल रहा था एक भारी भरकम अधेड़ उम्र का आदमी, हाथ में छड़ी लिए और ओवरकोट पहने हुए। यह शख्स था तलात पाशा, ऑटोमन साम्राज्य का पूर्व गृह मंत्री, जो जर्मनी में एक नई पहचान के साथ जी रहा था, इस बात से बेखबर कि उसका अतीत किसी साए की तरह उसका पीछा कर रहा था। इस अतीत का नाम था सोगुमन टहलीरियन। टहलीरियन ने बड़ी खामोशी से सड़क पार की और तलात के करीब पहुंच गया। एक पल के लिए दोनों आमने सामने आए। कहते हैं तलात को एक बार शक हुआ, शायद उसने टहलीरियन को पहचान लिया था, लेकिन अगले ही पल टहलीरियन आगे बढ़ गया। जैसे ही तलात कुछ कदम और आगे बढ़ा, टहलीरियन तेजी से पलटा, अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और तलात की गर्दन पर निशाना साध दिया। एक गोली चली और ऑटोमन साम्राज्य का एक ताकतवर स्तंभ बर्लिन की सड़क पर बेजान पड़ा था। ये शुरुआत थी एक बदले की। बदला 15 लाख लोगों के नरसंहार का। जिस तलात पाशा की हत्या हुई, उसने कभी सोगुमन टहलीरियन जैसे लाखों अर्मेनियाई लोगों की मौत का फरमान जारी किया था। पाशा की हत्या के बाद जब सोगुमन टहलीरियन को पकड़ा गया तो भीड़ की तरफ मुड़कर उसने कहा, मैं अर्मेनियाई हूं और वो तुर्क, तुम जर्मनों को इससे क्या। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप अलिफ लैला देख रहे हैं, जिसमें आज जानेंगे आर्मेनियन जेनोसाइड के बदले की कहानी ऑपरेशन नेमेसिस की। ऑपरेशन नेमेसिस की जड़ें उस खौफनाक त्रासदी में छिपी थी जिसे आज दुनिया अर्मेनियाई नरसंहार के नाम से जानती है। अलिफ लैला के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि ऑटोमन साम्राज्य के अंतिम दिनों में युवा तुर्क सरकार ने अपने ही देश के लाखों अर्मेनियाई नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। ये कोई अचानक से भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी योजनाबद्ध कार्रवाई थी जिसका मकसद एक पूरी कौम को उनकी सरजमी से मिटा देना था। निर्वासन के नाम पर मौत के लंबे काफिले निकाले गए। लोगों को उनके घरों से बेदखल कर सीरिया के तपते रेगिस्तान में भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ दिया गया। न्याय के नाम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस्तांबुल में कुछ दिखावटी मुकदमे चले, लेकिन हुआ क्या? तलात पाशा, अनवर पाशा और जमाल पाशा जैसे बड़े नाम या तो देश से फरार हो गए या फिर उन्हें मामूली सजाएं देकर छोड़ दिया गया। न्याय के नाम पर हुए इस मजाक ने अर्मेनियाई समुदाय के भीतर गुस्से और हताशा की एक ऐसी आग भड़का दी जिसे बुझाना नामुमकिन था। जब दुनिया ने आंखें मूंद ली तो कुछ लोगों ने इंसाफ अपने हाथों में लेने की ठानी। यहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन नेमेसिस का, जिसे तैयार किया था अर्मेनियाई क्रांतिकारी संघ ARF ने। ARF का गठन 1890 में हुआ था और इसका शुरुआती मकसद ऑटोमन साम्राज्य में अर्मेनियाई लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और सुधारों की मांग करना था। बाद में नरसंहार और न्याय न मिलने की स्थिति में इसका एक धड़ा हिंसक बदले की ओर मुड़ गया। मकसद बिल्कुल साफ था, अर्मेनियाई नरसंहार के मुख्य दोषियों को ढूंढना और उन्हें उनके किए की सजा देना। यह कोई सरकारी ऑपरेशन नहीं था, ना ही इसके पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ था। एरिक बोगोसियन अपनी किताब ऑपरेशन नेमेसिस में लिखते हैं कि ये कुछ जुनूनी लोगों का मिशन था जो मानते थे कि वो इतिहास का कर्ज चुका रहे हैं। उन्होंने गुनाहगारों की एक फहरिस्त तैयार की और इसी के साथ शुरू हुई बदले की वो कहानी जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों को हैरत में डाल दिया। ऑपरेशन नेमेसिस का पहला और सबसे बड़ा निशाना था तलात पाशा। बोगोसियन अपनी किताब में बताते हैं, तलात शारीरिक रूप से काफी रोबदार था। उसकी कलाइयां आम आदमियों से दोगुनी मोटी थी। यह भी एक दिलचस्प तथ्य है कि वो मूल रूप से तुर्क नहीं बल्कि पोमाक यानी बल्गोरियाई मुस्लिम था। तलात पाशा को नंबर 1 निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि वो सिर्फ एक मंत्री नहीं था,
बल्कि नरसंहार का मुख्य वास्तुकार माना जाता था। उसने व्यक्तिगत रूप से निर्वासन और हत्याओं के आदेश दिए थे, लेकिन सवाल ये था कि उसे ढूंढा कैसे जाए। युद्ध के बाद तलात जर्मनी में छिप गया था और अली साहिब बे के नकली नाम से बर्लिन में रह रहा था। उसे ढूंढ निकालना भूसे के ढेर में सुई तलाशने जैसा था। एक अर्मेनियाई जासूस को तलात का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने अपना नाम बदला और खुद को एक अमीर तुर्क व्यापारी महमद अली बताकर बर्लिन के तुर्क समुदाय में घुल मिल गया। नेमेसिस के जासूसों ने तलात की आदतों जैसे उसकी सुबह की सैर पर कई दिनों तक नजर रखी। एक मौका ऐसा भी आया जब तलात की तस्वीर पर से उसकी घनी मूछें खुरुच कर देखी गई ताकि बिना मूछों वाले अली साहिब बे से उसका मिलान किया जा सके। अंत में जब पक्का हो गया कि अली साहिब बे ही तलात पाशा है, उसे मारने की जिम्मेदारी दी गई सोगोमन टहलीरियन नाम के एक लड़के को। 15 मार्च 1921, जैसा शुरुआत में बताया, तलात पाशा रोज की तरह सुबह टहलने निकला। टहलीरियन साई की तरह उसके पीछे लग गया और मौका पाते ही तलात पाशा को ढेर कर दिया। ये बदले की शुरुआत थी, लेकिन इस हत्या का एक और मकसद था जो कोर्ट रूम में पूरा होना था। योजना के मुताबिक टहलीरियन ने भागने की कोई खास कोशिश नहीं की और थोड़ी ही देर में उसे पकड़ लिया गया। अब शुरू होना था इतिहास का एक और अहम अध्याय, बर्लिन मुकदमा। यह सिर्फ हत्या का मुकदमा नहीं था, ये एक तरह से अर्मेनियाई नरसंहार पर दुनिया की अदालत में पहली सुनवाई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार इसे प्रमुखता से कवर भी कर रहे थे। बचाव पक्ष की रणनीति बिल्कुल साफ थी, टहलीरियन को एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश करना जिसने अपने परिवार पर हुए जुल्मों का बदला लिया हो। टहलीरियन ने अदालत में बताया कि कैसे उसने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को मरते देखा। यह कहानी असल में झूठी थी। असल में टहलीरियन विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन सेना के खिलाफ लड़ा था और नरसंहार के वक्त वो तुर्की में मौजूद भी नहीं था। लेकिन कहानी गढ़ी गई ताकि टहलीरियन को मुकदमे के दौरान दुनिया की सहानुभूति मिल सके। इस मामले में जर्मन सरकार भी टहलीरियन का पक्ष ले रही थी। दरअसल जर्मन सरकार भी चाहती थी कि तुर्कों को नरसंहार का दोषी ठहराया जाए ताकि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की अपनी भूमिका से ध्यान हटाया जा सके। इस दौरान मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और जर्मन सेनाध्यक्षों की अदालत में गवाही करवाई गई ताकि नरसंहार में तुर्कों का रोल दुनिया के सामने आ सके। नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कुछ ही घंटों की बहस के बाद जूरी ने सोगोमन टहलीरियन को नॉट गिल्टी यानी निर्दोष करार दिया। यह फैसला दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बन गया। ऑपरेशन नेमेसिस का पहला बड़ा निशाना ढेर हो चुका था। तलात पाशा की हत्या और सोगोमन टहलीरियन के बरी होने की खबर ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। अर्मेनियाई समुदाय के लिए यह न्याय की एक बड़ी जीत थी, लेकिन ऑपरेशन नेमेसिस का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उनकी लिस्ट में अभी कई और बड़े नाम बाकी थे। इनमें से एक नाम था साइद हलीम पाशा का, युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य का ग्रैंड वजीर यानी कि प्रधानमंत्री। युद्ध के बाद वो रोम में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। दिसंबर 1921 की बात है। नेमेसिस के एक एजेंट अरशावीर शिरागियान ने रोम में साइद हलीम पाशा को उसके विला के बाहर ही गोली मार दी। इसके बाद नंबर आया दो और तुर्कों का। अप्रैल 1922 बर्लिन एक बार फिर से ऑपरेशन नेमेसिस का अखाड़ा बना। इस बार निशाने पर थे दो और बड़े नाम, डॉक्टर बेहाइद्दीन शाकिर और जेमाल आजमी। ये दोनों ही स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के कर्ता धर्ता थे, वही संगठन जिसने नरसंहार को जमीनी स्तर पर अंजाम दिया था। डॉक्टर बेहाइद्दीन शाकिर और जेमाल लाजमी को बर्लिन की एक व्यस्त सड़क पर एक साथ मारा गया। यह एक बेहद जोखिम भरा हमला था जिसने तुर्क भगौड़ों के खेमे में दहशत फैला दी थी। एक और नाम जो नेमेसिस के लिस्ट में था वो था जेमाल पाशा का। तलात और अनवर के साथ जेमाल पाशा भी ऑटोमन साम्राज्य के उन 3 सबसे ताकतवर नेताओं में से एक था जिन्होंने नरसंहार की योजना बनाई और उसे लागू करवाया था। जुलाई 1922 में जॉर्जिया की राजधानी तिफ्लिस में नेमेसिस के कुछ एजेंट ने जेमाल पाशा और उसके 2 अंगरक्षकों माने बॉडीगार्ड्स को गोलियों से भून दिया।
इस तरह ऑपरेशन नेमेसिस कुछ सालों तक चलता रहा। एक एक करके कई और तुर्क नेताओं को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया, लेकिन हर ऑपरेशन के साथ जोखिम बढ़ता जा रहा था। यूरोप की पुलिस और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो चुकी थीं। उन्हें शक होने लगा था कि ये हत्याएं किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक संगठित समूह की कार्रवाई है। अब धीरे धीरे ऑपरेशन नेमेसिस अपनी रफ्तार खोने लगा। इसकी कई वजहें थी। अर्मेनियाई क्रांतिकारी संघ ARF के भीतर ही इस ऑपरेशन को लेकर गहरे मतभेद पैदा हो गए थे। कुछ नेताओं का मानना था कि अब बदले की कार्रवाई रोक देनी चाहिए। उनका कहना था कि मुख्य दोषियों को सजा दी जा चुकी है और अब सारा ध्यान नवजात अर्मेनियाई गणराज्य को मजबूत करने पर लगाना चाहिए, जो उस समय खुद कई बाहरी और भीतरी मुश्किलों से जूझ रहा था। इसके अलावा दुनिया का राजनीतिक नक्शा भी तेजी से बदल रहा था। तुर्की में मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में एक नई ताकतवर राष्ट्रवादी सरकार उभर चुकी थी। दुनिया भर की बड़ी ताकतें इस नई तुर्की सरकार के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लग गई थी। ऐसे माहौल में ऑपरेशन नेमेसिस जैसी कार्रवाइयां अर्मेनिया के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती थी। कुछ कट्टरपंथी नेता ऑपरेशन जारी रखना चाहते थे, लेकिन आखिरकार ARF के आला कमान ने इसे बंद करने का फैसला कर लिया। कहा यह भी गया कि ऑपरेशन चलाने के लिए अब पैसे भी कम पड़ने लगे थे। अब ऑपरेशन नेमेसिस के गुमनाम नायकों का आखिर में हुआ क्या, यह भी एक बड़ा सवाल था। जवाब के तौर पर बताया गया कि उनमें से कईयों ने अपनी बाकी जिंदगी विदेश में गुजारी। सोगोमन टेहलीरियन ने बाद में शादी कर ली और सर्बिया में जाकर बस गया। वहां उसने कॉफी का कारोबार शुरू किया। जब टेहलीरियन सर्बिया में कॉफी का कारोबार कर रहा था तो वो स्थानीय शूटिंग क्लब का सदस्य भी बना और कभी कभी पुलिस चीफ के साथ निशानेबाजी का अभ्यास भी करता था। हालांकि वो शिकार करने से मना कर देता था, क्योंकि उसके अनुसार वो किसी जीवित प्राणी को नहीं मार सकता था। अरशावीर शिरागियान अमेरिका चला गया और वहां एक सफल कारोबारी बन गया। इन दोनों ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम भले ही बड़े अक्षरों में न लिखवाया हो, लेकिन अपने लोगों के दिलों में वे हमेशा हीरो बने रहे। इस पूरी कहानी का अंत एक अर्मेनियाई कवि पारुइर सेवाक की कुछ लाइनों से करते हैं। उन्होंने लिखा कि हम संख्या में कम जरूर हैं, लेकिन हम अर्मेनियाई हैं। ऑपरेशन नेमेसिस इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो दिखाता है कि जब न्याय व्यवस्था विफल हो जाती है तो इंसान अपने तरीके से इंसाफ हासिल करने की कोशिश करता है। ये कहानी है दर्द, बदले और एक कौम की कभी न खत्म होने वाली याददाश्त की। इस कहानी के साथ ही अलिफ लैला का ये अंक भी यहीं खत्म होता है। इसे लिखा हमारे साथी कमल ने, शूट किया इरशाद ने और उनकी मदद की सर्वेश ने। मेरा नाम है शुभम और आप देखते रहिए खबरगांव।